अस्सलाम वालेकुम से सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, व्हाई इज इंडिया बिल्डिंग अ 1.5 लाख करोड़ मेगा प्रोजेक्ट नियर पाकिस्तान। और गौरव ठाकुर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लाजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरियो, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्ला पास हो गया। इसलिए स्टार्ट। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक ऐसी चीज बना रहा है जो दुनिया में कोई भी देश नहीं बना पाया। 1.5 लाख करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट, पेरिस से 5 गुना बड़ा। मगर सबसे वियर्ड बात, सैटेलाइट इमेजेस में अगर आप देखोगे तो यहां पर कोई मेगा स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि सुनसान रेगिस्तान के बीच छोटे छोटे चेस बोर्ड के बॉक्सेस जैसे माइक्रो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। बट यही माइक्रो स्ट्रक्चर्स इंडिया के भविष्य का हर 15 मिनट प्रेडिक्ट करने वाले हैं। यहां का एक्सेस मिलना एक्सट्रीमली मुश्किल, मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स, टूरिस्ट नॉट अलाउड, जर्नलिस्ट नो एंट्री विदाउट अप्रूवल। मगर जब हमें एक्सेस मिला तब जाकर समझ में आया कि पूरी कहानी क्या है। इस बड़े से वाइड स्क्रीन को जरा देखना, बहुत सारे स्पेस एजेंसीज के भी इतने वाइड स्क्रीन्स नहीं होते। शुरू करने से पहले हम इंडियंस का एक बहुत बड़ा भ्रम टूटना जरूरी है। बताओ, एक देश के लिए आखिर सबसे कीमती चीज क्या होती है? पैसा, डेटा या हेल्थ केयर? गलत गलत गलत। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी अपनी सांसें रोकना जरा, बस 5 मिनट के लिए, ओनली 5। क्या कर पाओगे? क्यों नहीं? दिमाग डेड, दिल डेड, बॉडी डेड, क्योंकि हर सांस एटीपी बनाती है, बॉडी की एनर्जी करेंसी। अब इस एक्सपेरिमेंट को स्केल करो एक पूरे देश पर। 30 जुलाई 2012 इंडिया, एक रात 22 स्टेट्स अंधेरे में, 60 करोड़ लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एक साथ। इंसानी इतिहास का लार्जेस्ट ब्लैकआउट। The worst blackout in the history of the planet. More than 600 million people across India was thrown into the dark. 400 ट्रेन रुके, दिल्ली मेट्रो बंद, हॉस्पिटल जनरेटर्स पर, ट्रैफिक सिग्नल्स डेड, वाटर प्लांट्स शट। India, where subways are stopped and no air conditioning in 100-degree weather today. जो ट्रेन जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई, रेलगाड़ियों का चक्का जाम हो गया। मगर सबसे डेंजरस हादसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में 200 माइनर्स जमीन के 700 मीटर अंदर फंस गए। गर्मी, घुटन और अंधेरे में विदाउट वेंटिलेशन 8 घंटे। एक स्विच गिरा, देश का पूरा भाग रुक गया। और बस एक रात का लॉस, 1000 करोड़ बैकअप सिस्टम्स के बावजूद। 8% नीचे चले गए हैं बाजार। 2% नीचे अगर और जाते हैं, आप देखेंगे आज ट्रेडिंग बंद हो जाएगी 10% पे, और ये गिरावट बढ़ती जा रही है। 2022 में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी में भी जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, 24,000 कंपनीज बैंकरप्ट। And nearly 24,000 companies are projected to file for insolvency by the end of this year. जर्मनी G7 का इकलौता देश बन गया जहां पर 2 रिसेशंस आए, जबकि जर्मनी के पास तो बहुत सारा पैसा था। क्योंकि पैसा, जिसे हम रियल करेंसी समझते हैं, असल में बस एक अकाउंटिंग सिस्टम है। असली करेंसी एनर्जी होती है, जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। आयरन ओर को स्टील, कॉटन को क्लॉथ, कोड को ऐप, आइडिया को फैक्ट्री, फैक्ट्री को जीडीपी। आप ये वीडियो देख रहे हो, एनर्जी। एसी चल रहा है, एनर्जी। यूपीआई पेमेंट हो रहा है, एनर्जी। मेट्रो चल रही है, एनर्जी। आपका दिल धड़क रहा है, एनर्जी। और इसीलिए इतिहास देख लो, हर एक सुपर पावर ने सबसे पहले एक चीज सिक्योर की, एनर्जी। ब्रिटेन ने कोल पकड़ा, रशिया ने बाकू का तेल, और अमेरिका ने अपने सोर्सेस। यहां तक कि 1600s का टाइनी देश नेदरलैंड्स भी फंडामेंटली विंड एनर्जी के पावर के बेसिस पर ही दुनिया का रिचेस्ट कंट्री बन पाया। हिस्टोरिकली हमेशा एनर्जी पहले सिक्योर हुआ और फिर ही एम्पायर स्केल हो पाया। ये कहानियां नहीं, फंडामेंटल फिजिक्स है। मगर इंडिया ने यही इम्तिहान अब तक पास नहीं किया है। इनफैक्ट 17वीं सदी में इंडिया सोने की चिड़िया से एक स्ट्रगलिंग देश इसीलिए बना क्योंकि एक बड़ा रीजन यही था कि हमने एनर्जी की जगह पर कपड़ों और मसालों की ट्रेडिंग पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि वेस्ट ने कोल पर। और नतीजा 1750 से 1900s तक इंडिया का वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट में कंट्रीब्यूशन 25% से सीधा 2% हो गया। लेकिन वहीं पर यूके का इंडस्ट्रियल आउटपुट इसी सेम टाइम पीरियड में ग्लोबल कंट्रीब्यूशन का 23% से 62% हुआ। और आज इंडिया लाखों करोड़ों के चेक्स लिख रहा है हर साल दुनिया भर में। 89% क्रूड ऑयल इंपोर्टेड, मोस्टली रशिया और इराक से। 50% नेचुरल गैस इंपोर्टेड, मोस्टली कतर से। 23% कोल इंपोर्टेड, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से। 60% एलपीजी इंपोर्टेड, यूएई और वेस्ट एशिया से। क्यों? क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्राउंड लेवल पर
इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न जरा देखना। हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑयल पर चलता है, कुकिंग एलपीजी पर, इंडस्ट्रीज गैस पर और पावर प्लांट्स कोल पर। इंडिया पूरी दुनिया का थर्ड हाईएस्ट एनर्जी कंज्यूमर और इंपोर्टर है। हम एक नहीं 4 अलग अलग फ्यूल सोर्सेस पर फ्रैगमेंटेडली डिपेंडेंट है और नेचुरली अगर हम 4 अलग फ्यूल्स के लिए 4 अलग परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढने जाए तो एनर्जी इंडिपेंडेंस कैसे पॉसिबल हो पाएगा। और इसीलिए ये सवाल इनएविटेबल था कि चारों फ्यूल लेवल प्रॉब्लम्स का एक तोड़ आखिर क्या हो सकता है। वेल, एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। ये खुद में कोई फ्यूल नहीं है बट एग्जैक्टली फ्यूल का ही काम करती है। जैसे इंग्लिश एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो मोस्ट ऑफ देशों में यूज की जाती है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर है जो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की वो कॉमन एनर्जी करेंसी बन सकती है जिसे हर किस्म के फ्यूल्स से प्रोड्यूस भी किया जा सकता है और हर जगह पर यूज भी हो सकती है। मगर यहां पर भी आंसर इतना इजी नहीं है। आज हम ऑलरेडी दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर तो है ही, मगर आईईए की रिपोर्ट के हिसाब से अगले कुछ सालों में इंडिया को एक पूरे डेवलप्ड देश यूके जितनी डिमांड तो सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी को ही देख लो, आपका अगला फोन बिगर बैटरी, आपकी अगली गाड़ी इलेक्ट्रिक, आपका अगला ऑफिस एआई पावर्ड, आपका अगला हॉस्पिटल ऑटोमेटेड, अगला शहर आईटी हब। इंडिया हेवीली इलेक्ट्रीफाई हो रहा है। बट वेट, देयर इज मोर। पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने कॉन्फिडेंस के साथ ये कमिट कर दिया है कि 2030 तक हम टोटल पावर कैपेसिटी का आधा हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से जनरेट करने लगेंगे। India pledged that by 2030, half of its energy will come from renewable resources. अब ये सुनने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस में आकर कह दिया इंडिया ने? क्या ये हमारे देश में स्ट्रक्चरली पॉसिबल भी है? कैसे पैदा होगी इतनी सारी क्लीन और सस्ती बिजली बड़े स्केल पर, वो भी हर साल इंडिपेंडेंटली? फिलहाल हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है, जैसे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी पावरफुल है लेकिन स्लो, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स है। India has no choice but to use coal for much of its base load powers. Nuclear is an option, but the cost will be twice in terms of energy. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्लीन है मगर एक्सट्रीमली स्लो अप्रूवल्स और स्केल। मगर यहीं पर आयरनी देखना, जिस एनर्जी के लिए हम लाखों करोड़ के चेक्स लिख रहे हैं उसका रॉ मटेरियल हमारी जमीन पर रोज बरसता है फ्री में, बिना इनवॉइस, बिना सैंक्शंस के। सनलाइट 8.3 बिलियन लोग पूरे एक साल में जितनी एनर्जी यूज करते हैं उतनी एनर्जी सूरज सिर्फ 1 घंटे में पृथ्वी पर बरसाता है। और इंडिया का लोकेशन देखो, मस्त ट्रॉपिक में बैठा हुआ देश है। ज्योग्राफी ने इंडिया को एक हिडन सुपर पावर दी है। इंडिया को दुनिया के 90% हिस्सों से ज्यादा सोलर इरेडियंस यानी सनलाइट मिलती है। मगर इससे पहले कि आप अंधाधुंध खुश हो जाओ, यहीं पर आपका एक इल्यूजन टूटेगा। इंडिया जैसे जायंट सिविलाइजेशन को रॉ सनलाइट नहीं चाहिए, कंट्रोल्ड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और दोनों में बहुत फर्क होता है। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग की जंग है जिससे पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है। अमेरिका ने मोहावी डेजर्ट में सोलर फार्म्स की बाजी लगाई। हार्श वेदर और अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक्स ने उसे तोड़ दिया। $2.2 billion solar plant in California that had to close after years of wasted money. $2.2 billion for something that only works 17% of the time is a colossal failure. नॉर्थ अफ्रीका ने सहारा में डेजर्ट एक बनाया यूरोप तक पावर सप्लाई करने के लिए, आज क्लोजर की कगार पर है। सनलाइट वहां पर भी थी मगर उसे रिलायबल सिविलाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। Hailed as one of clean energy's brightest hopes, the €400 billion price tag scared off investors as the things went from bad to worse. Today, only 3 of the former 20 shareholders are left. और यही इंडिया का असली एग्जाम है। क्या इंडिया अपने रेगिस्तान को देश का पावर बैंक बना सकता है? और क्या इस पावर बैंक से अपने अगले दशक की धड़कन को सिक्योर कर सकता है? इसी एग्जैक्ट सवाल का जवाब जानने मैं आया हूं इंडिया के सबसे एक्सट्रीम जगह कच्छ के रेगिस्तान में, जहां बिल्ड हो रहा है अडानी खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बाय गौतम अडानी ग्रुप। 538 स्क्वायर किलोमीटर्स, पेरिस से 5 गुना बड़ा,
6 करोड़ सोलर पैनल्स, 770 विंड टर्बाइंस और हर टर्बाइन 5.2 मेगावाट एनर्जी, दुनिया के सबसे पावरफुल ऑनशोर टर्बाइंस में से। टारगेट 30 गीगावाट्स एनर्जी। जब पूरा बनेगा ये अकेला प्रोजेक्ट पूरे स्विट्जरलैंड, चिली, बेल्जियम जैसे कंट्रीज को पावर कर सकता है। लेकिन मेरा असली सवाल ये था, ये इतना बड़ा इंफ्रा ग्राउंड रियलिटी में रिलायबली काम भी कर रहा है या बस ये एक जायंट बाजी है जैसे मोहावी और सहारा में भी लगी थी? क्योंकि खावड़ा का असली दुश्मन कोई और नहीं, खावड़ा खुद है। ये इंडिया के सबसे होस्टाइल जगह पर बन रहा है, कच्छ के रेगिस्तान में। दिन में तापमान 50 डिग्री सी के ऊपर, 60 से 80 के ऊपर सोलर पैनल्स ऐसे बन जाते हैं। यहाँ पर पैनल्स को 25 साल तक काम करना है। फिर ये खुला मैदान है तेज हवाओं वाला और यहाँ की मिट्टी लूज और नमकीन, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। इमेजिन अगर हर घंटे करोड़ों पैनल्स पर 1 मिलीमीटर डस्ट चिपक जाए तो ये सेल्स सनलाइट कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? अमेरिका के मोहावी डेजर्ट का यही फेलियर पॉइंट बना था। और वॉशिंग का भी सवाल नहीं, क्योंकि कच्छ दुनिया के ड्राइएस्ट सॉल्ट डेजर्ट में से एक है। ऊपर से मौसम मूडी तो ग्रिड भी अनस्टेबल, रात हो जाए या बादल जम जाए तो क्या। द इंडिपेंडेंट की न्यूज रिपोर्ट ने तो कच्छ की जमीन को इम्पॉसिबली फ्लैट सॉल्टी ग्राउंड, अ नो मैन्स लैंड वेयर नॉट इवन अ सेल फोन सिग्नल कैन रीच कहा। ये कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग चैलेंजेस नहीं है, ये लिटरली एक हार्श जमीन पर कांस्टेंट सर्वाइवल स्ट्रगल है। और जब बात सर्वाइवल की आती है तो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के लॉजिक से पहले ऑर्गेनिज्म का लॉजिक यूज होता है। खुद को ही देख लो, आपका बॉडी कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्ट कराने के लिए। या पहाड़ों में सरवाइव कर लेता है तो पोलर बेयर नॉर्थ पोल पर, कैमल रेगिस्तान पर। ये जीव कोई एक पार्ट से बने हुए जीव नहीं है, बल्कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बने हुए ऑर्गेनिजम्स है। और इसी चीज से अडानी खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इंस्पायर हुआ और समझा कि गुड इंजीनियरिंग नेचर को चैलेंज नहीं करती, बल्कि नेचर के लॉजिक को कॉपी करती है। जिस लॉजिक को यूज करके देखना, अब तक यहां पर 9.4 गीगावाट्स की एनर्जी कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल भी हो चुकी है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 1 से 1.5 गीगावाट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन एट दिस मोमेंट ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से 8 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। दूर दूर तक देखना, जहां तक भी आपकी नजरें जा रही है, क्षितिज पार जहां तक नजरें जा रही है, सिर्फ उतना एरिया है जो 2 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। इससे 4 गुना जो जमीन है जहां पे ये सोलर सेल्स को प्लांट किया गया है वो दिख ही नहीं रहा हमें, और इससे भी 3 to 4 टाइम्स और ज्यादा आने वाला है। Things are much beyond it. So we're already 4 times bigger than what we've commissioned, 4 times what we can bigger than what we can see. मतलब ये पेपर पर ड्राइंग नहीं, ग्राउंड पर ग्रो हो रहा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अपने खुद के ऑर्गन्स है। ऑर्गन नंबर 1, स्किन। सोलर पैनल्स विथ ट्रैकर्स, मगर आम पैनल्स नहीं, डबल फेस्ड, जो 30% ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। और जिस तरह एक सनफ्लावर सूरज की रोशनी की तरफ मूव करता है, ये पैनल्स भी लिटरली सन को 180 डिग्रीज चेस करते हैं, यहां तक कि नीचे से रिफ्लेक्टेड लाइट भी कैप्चर करते हैं। सन का डायरेक्शन वहां पे है, तो इसीलिए आप देखोगे इसका जो मुंह है ये इस तरफ है, बट यहाँ पे पीछे साइड ना हिंजेस लगे हुए हैं, और वो हिंजेस एल्गोरिदमिकली कंट्रोल्ड है। सो बेसिकली अगर सन वो साइड होगा तो इनका जो डायरेक्शन होगा ये ऑटोमेटिकली इसकी जगह पे ऐसा हो जाएगा। मतलब खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सनलाइट का वेट नहीं करता, सनलाइट को हंट करता है। ऑर्गन नंबर 2, इम्यून सिस्टम, वाटरलेस रोबोटिक क्लीनिंग। धूल और गंदगी सोलर पैनल्स के लिए मिट्टी नहीं, वायरस है जो स्लोली ब्लैकआउट कॉज करती है। 1 मिलीमीटर की डस्ट लेयर पैनल्स की एफिशिएंसी को 30% गिरा देती है। हर पैनल पर मिट्टी की पतली सी लेयर और कई घरों की रोशनी खतरे में। खावड़ा के स्केल पर यह शहरों का ब्लैकआउट है। अगर खावड़ा पानी से क्लीन करता तो साल के 1700 मिलियन लीटर्स पानी वेस्ट होता। यह बेसिकली एक मॉरल फेलियर होता, और इसीलिए खावड़ा के इम्यून सिस्टम में बिना एक बूंद पानी रोबोट्स डस्ट से लड़ते हैं हर कुछ मिनट्स में, और उसी सोलर एनर्जी से खुद को सेल्फ चार्ज भी करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये रोबोटिक है, बिकॉज इतना बड़ा ये फार्म है कि यहाँ पे कोई होज लेकर पानी नहीं डाल सकता, और पानी से नहीं धोया जा सकता इसे, और पानी भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली क्लीन होता है। ये है खावड़ा का इम्यून रिस्पॉन्स। ऑर्गन नंबर 3, बोन्स, स्टोन कॉलम्स और कोरोजन प्रोटेक्शन मटेरियल्स है। कच्छ की लूज जमीन और नमकीन मिट्टी नॉर्मल स्टील को अंदर से खा जाएगी, और इसीलिए इंजीनियर्स ने डेजर्ट के अंदर स्टोन कॉलम्स डाले, लूज सॉइल को लोड बेयरिंग फाउंडेशन में बदला, और कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल से सॉल्ट के अटैक को स्लो किया। इस तरह से इन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन बनाया।
ऑर्गन नंबर 4, ब्रेन, जो है इसका AI पावर्ड कंट्रोल रूम। खावड़ा के बीच में एक कंट्रोल रूम है, बाहर से बिल्डिंग, अंदर से ब्रेन। हर पैनल, इन्वर्टर, विंड टरबाइन और ग्रिड डेटा मॉनिटर यहां से होता है। लेकिन सिर्फ मॉनिटरिंग काफी नहीं है, एनर्जी में प्रॉब्लम दिखने के बाद रिएक्ट करना लेट हो जाता है। और इसीलिए खावड़ा प्रेजेंट में नहीं जीता, बल्कि 15 मिनट्स फ्यूचर में जीता है। वेदर फोरकास्ट, सैटेलाइट इमेजरी, विंड स्पीड, प्लांट डेटा, सब कुछ AI मॉडल प्रेडिक्ट करता है। देखो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आपको दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन सी ओवर हियर। एंड यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो बेसिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो एक रियल टाइम ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और गीगावॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। सिस्टम लिटरली प्रेडिक्ट करता है अगले 15 मिनट में धूप कितनी होगी, हवा कितना होगा, आउटपुट स्पाइक होगा या फिर ड्रॉप। ये दिमाग फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है ताकि इंडिया का प्रेजेंट स्टेबल रह सके। ऑर्गन नंबर 5, स्टमक। इसका स्टमक है ये लार्ज बैटरीज का रिजर्वर। सोलर एनर्जी बेस्ड सिस्टम्स का सबसे वल्नरेबल समय होता है रात, जब एनर्जी प्रैक्टिकली जीरो जनरेट होती है। बट हॉस्पिटल्स और शहर रात में बंद नहीं हो जाते, और इसीलिए दिन में एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती है जो बैटरीज में स्टोर हो जाती है। तो जैसे ही सोलर सेल्स में ये जो सनलाइट है ये पड़ती है, तो वैसे ही वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है DC करंट के रूप में, जहां से फिर बाद में उसको AC में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर किया जाता है। प्लस खावड़ा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है, जो है हवाएं। क्योंकि देखो ये मैसिव विंड मिल्स, और किस लिए है, दिन में सोलर शिफ्ट और रात में विंड शिफ्ट। जस्ट टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, कितना ह्यूज है ये, इट्स अनबिलीवेबली ह्यूज। खावड़ा एक सोर्स पर गैम्बल नहीं कर रहा, बल्कि एनर्जी रिडंडेंसी बना रहा है। और फाइनली ऑर्गन नंबर 6, आर्टरीज, जो है इसके सब स्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइंस। पावर डेजर्ट में बन गई, बट इंडिया डेजर्ट में नहीं रहता। इंडिया घर, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज और शहरों में बसता है। अगर बिजली खावड़ा में बनकर वहीं पर अटक जाती तो ये मिरेकल नहीं, म्यूजियम बन जाता। और इसीलिए सब स्टेशंस इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट और स्टेबलाइज करते हैं। ये एक बार में 4500 MVA एनर्जी स्टोर करते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस डेजर्ट के इलेक्ट्रॉन्स को इंडिया के इंटीरियर्स तक लेकर जाती है। पहले फेज में यहाँ पर एक लाइन 3 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट कर रही है। एनर्जी तब तक पावर नहीं बनती जब तक एंड यूजर तक ना पहुंच जाए। सो क्या कहानी यहां पर खत्म? खावड़ा ने कच्छ के रेगिस्तान पर काबू पा लिया है? वेल, तो आपने एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट मिस कर दिया। अगर इस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स ही इंडिया के कंट्रोल में ना हो तो ये किस काम का? अगर पैनल्स ही बाहर से आए, सेल्स बाहर से आए, वेफर्स भी बाहर से आए, मशीन्स भी बाहर से आए, तो क्या ये ऑर्गेनिज्म ट्रूली इंडियन है? एनर्जी इंडिपेंडेंस का असली मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंट बिजली प्रोड्यूस करना नहीं होता, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करना होता है जो बिजली को प्रोड्यूस और स्टेबल रखे। सो क्या इंडिया अब ऑयल डिपेंडेंसी से सोलर डिपेंडेंसी की तरफ जा रहा है क्या? वेल, यहीं पर अडानी खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की कहानी मुंड्रा से कनेक्ट होती है। खावड़ा इंडिया का एक एनर्जी ऑर्गेनिज्म है, एग्रीड, बट हर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली सिर्फ तभी ही सर्वाइव और इवॉल्व कर पाता है जब उसके पास एक क्रिटिकल चीज होती है, एक इंटेलिजेंट ब्लूप्रिंट, डीएनए। जैसे डीएनए डिसाइड करता है एक ऑर्गेनिज्म का डिजाइन, रिपेयर, ग्रोथ और एवोल्यूशन, खावड़ा का डीएनए बिल्ड हो रहा है गुजरात के मुंड्रा में एक एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अडानी मुंड्रा सोलर टेक्नो पार्क लिमिटेड फैसिलिटी ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये इंडिया की कोशिश है सोलर वैल्यू चेन को अंदर से कंट्रोल करने की। सिलिकॉन इनगट्स, वेफर्स, सेल्स, मॉड्यूल्स, पैनल्स जो पहले अलग अलग कंट्रीज से खरीदे जाते थे, आज इंडिया इस चेन को अपने अंदर ही क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। 2021 में इंडिया सिर्फ 8 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स बनाता था। 2025 में 144 गीगावाट, 12 गुना का जंप। और सोलर इंपोर्ट्स FY24 में 4.3 बिलियन के, FY25 में 2.1 बिलियन हो गए। आधे बिना शोर के, बिना हेडलाइंस के इंडिया एक साइलेंट ट्रांजिशन कर रहा है इंपोर्टर से मैन्युफैक्चरर का। सोलर प्लांट के अलावा अडानी मुंड्रा प्लांट में विंड टरबाइंस भी बनते हैं, और इसीलिए खावड़ा प्लांट में मुंड्रा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में विंड टरबाइंस भी इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला विंड टरबाइंस मुंड्रा से ही सप्लाई होने वाला है। और ये कदम इंडिया को एक असेंबलर से इनोवेटर बना पाएगा, मोटिवेशनली नहीं, स्ट्रक्चरली।
लेट मी एक्सप्लेन। हम इंडियंस ना इनोवेशन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल गलत समझते हैं। हमें लगता है इनोवेशन का मतलब कोई जीनियस आइडिया। बिल्कुल गलत। इनोवेशन का मतलब होता है फास्ट फीडबैक लूप्स। आइडिया है, एक्शन लिया, डेटा फीडबैक मिला, फीडबैक इंप्लीमेंट किया, नेक्स्ट वर्जन रेडी। ये लूप जितना फास्ट घूमे उतना फास्ट हमारा इनोवेशन होता है। मगर ये तब पॉसिबल है ना जब सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, कंट्रोल रूम, मेंटेनेंस, ट्रांसमिशन, डेटा फीडबैक, ये सब उस लूप के क्रिटिकल एलिमेंट्स हमारे हाथ में हो। और जब ये आ जाए तो देश सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाता बल्कि इनोवेटिव कैपेबिलिटी बनाता है जो हमेशा स्प्रेड और कंपाउंड होती है। और इसीलिए खावड़ा कई सारे इंडियन इंडस्ट्रीज के इनोवेशन लूप्स को भी फास्ट करेगा, एनर्जी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को क्लियर करके। और यही खावड़ा को ट्रूली इंपॉर्टेंट भी बनाता है। खावड़ा का रियल मिरेकल 6 करोड़ सोलर पैनल्स बिठाना नहीं है, बल्कि एक होस्टाइल डेजर्ट में एक फुल स्टैक एनर्जी इकोसिस्टम बिल्ड करने की हिम्मत दिखाना है, जो एक जायंट सिविलाइजेशनल बाजी है और जो शायद इंडिया के अगले दशक को पावर करने की धड़कन भी बनेगी। जी बिल्कुल जी, इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो फ्यूचर में होने वाली है और इन चीज़ों के ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, दुनिया के साथ अगर आपने सर्वाइव करना है, दुनिया किन चीज़ों को कंज्यूम कर रही है, किन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही है, उस चीज़ को इंडिया ने भी मद्देनज़र रखा और इंडिया ने भी इस चीज़ की कमी महसूस की है कि जिस तरह से इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जिसमें गैस आ जाती है, जिसमें उसके बाद ऑयल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है। तो इन चीज़ों के ऊपर वर्क जो है वो करना बड़ा ज़रूरी है कि एक कोई ऐसी चीज़ जो है वो तैयार की जाए जो दूसरी चीज़ों की कमियों को भी पूरा कर सके और इंडिया की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो सके। क्योंकि एक टाइम ऐसा इंडिया ने देखा था कि ब्लैकआउट वो दिन था, वो पूरी हिस्ट्री में 60 लाख बल्कि 60 करोड़ लोगों को उस चीज़ का सामना करना पड़ा था। 600 मिलियन 600 मिलियन मतलब 6 करोड़। 60 यार साहब बाद में लगा लेंगे। हाँ चलें ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं, क्योंकि मैथ हमारा इतना कोई नहीं है, वो आप लोगों को पता ही है जिस तरह से पाकिस्तान की स्टडी है। तो बाकी ये है जी कि ये एक बहुत बड़ा एनर्जी प्लांट जो है वो लगने जा रहा है और जिस जगह पे ये लगने जा रहा है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि वहाँ पे एक तो हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है और उस टेम्परेचर का कंट्रोल जो है वो करना ज़ाहिर सी बात है। वहाँ पे अगर प्लेटें लगाई जाती हैं, सोलर प्लेटें, तो वो जो है वो थोड़ी देर के बाद मेल्ट भी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है कि ऐसी क्या जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, वो इन सब चीज़ों को मैनेज करें। क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है रेगिस्तान है और रेगिस्तान में धूल और मिट्टी जो है उसका भी बहुत बड़ा खतरा है और सोलर प्लेटें जो हैं उनके लिए तो ये किस्म का जहर ही है। क्योंकि इस वजह से वो जो मेन सेल हैं जो कंज्यूम करती हैं एनर्जी को, वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। सफाई सुथराई के मामले को भी लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नोटिस लिया गया है कि अगर सफाई सुथराई का काम किया जाता है तो बहुत बड़ी संख्या में पानी जो है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके मुतबादल प्लान जो है वो किए गए हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो लगाया गया है, रिबोट के माध्यम से उन प्लेटों की सफाई सुथराई भी की जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया गया और बड़ी कमाल का जो है ये प्लांट लगाया गया है, जिसके ऊपर जो है वो सारी मैनेजमेंट जो है वो काम कर रही है और सब चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया है। वहाँ पे जो पिलर लगाए जाने थे, अगर उनमें स्टील यूज़ होता है तो ज़ाहिर सी बात है ज़मीन जो है, मिट्टी जो है वो नमकीन है, वहाँ पे नमक ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी वो डैमेज हो सकते हैं। वो जो पिलर लगाए गए हैं ज़मीन में खोद कर, तो उनके ऊपर भी वर्क किया गया है कि उसकी साइडों पे जो स्टोन है वो इस तरह का लगाया गया है जो उसको सेव करता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्लांट जो है वो कामयाब एक किस्म का हो रहा है अभी तक और आने वाले टाइम में ये इंडिया की कह लें कि ज़रूरतें जो हैं वो तो पूरी होंगी होंगी। एनर्जी का किसी किस्म का कोई जो मसला है वो इंडिया में तो नहीं होगा, लेकिन साथ ये है कि दूसरे कंट्रियों को भी आप लोग जो है वो दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी काफ़ी ज़्यादा इंडिया की जो है वो जीडीपी भी ग्रोथ कर सकती है और उसके बाद इकॉनमी में भी इजाफा हो सकता है। और आने वाले टाइम में
जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि इंडिया जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने आप को वो एक खुद मुख्तार कंट्री बनाए, किसी के ऊपर भी वो डिपेंड ना करे कि अगर आने वाले टाइम में कोई इस तरह की मसाइल दुनिया में पैदा होते हैं एनर्जी को लेकर, तो मुतबादल प्लान जो है वो इंडिया के पास अपना तैयार करदा हो और उन सब चीज़ों का सामना जो है वो आसानी से कर सके। अब इतना बड़ा एनर्जी प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है जिसपे बेशुमार किस्म की बिजली जो है बहुत बड़ी संख्या में बिजली जो है वो कंज्यूम की जाएगी। तो इससे ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो गाड़ियां हैं वो भी अब इंडिया में चलना शुरू हो गई हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत है। एक तो कह लीजिए कि माहौल जो है उसकी भी आलूदगी जो है माहौल की उसको भी सफाई सुथराई जो है वो भी आसानी हो जाएगी। माहौल जो है आलूदा होता है, ज़ाहिर सी बात है गाड़ियों के धुएं से माहौल आलूदा होता है, तो उस चीज़ से भी लोगों की जान छूट जाएगी, माहौल जो है वो भी साफ सुथरा हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी यूज़ होगी, जितनी भी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलेंगी तो उसमें माहौल जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी संख्या में फ़र्क पड़ सकता है। तो बहुत बड़ी कामयाबी जो है जी वो इंडिया समेटने जा रहा है। इसका कह लें कि अडानी ग्रुप जो है वो पहले भी इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हमने सुना था कि बांग्लादेश जो है उसको भी बड़ी संख्या में बिजली जो है वो अडानी ग्रुप से आ रही है। तो इस चीज़ को मज़ीद अडानी ग्रुप जो है वो बढ़ा रहे हैं और पूरे देश को भी इसका फ़ायदा होगा और दूसरे कंट्रियों को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल जी, एक अच्छा प्रोजेक्ट है नो डाउट। और स्टार्टिंग में उन्होंने बताया तो थोड़ा शॉक लगा, पाकिस्तान से थोड़े से किलोमीटर दूर और ये चीज़ हो रही है। मैंने कहा पता नहीं क्या होने जा रहा है, एक नया कट्टा ना खोलिया। लेकिन इंडिया जो है भाई वो जंग की स्थिति को भी भाई सीरियस डर तो क्या है वो सीरियस और खबर इस तरह की थी और सुन के लगता है। और डिफेंस के मामला तो होने चाहिए अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो कह लें कि जिन चीज़ों की नीड है इस वक्त और जिन कंट्रियों ने इम्प्लीमेंट किया पास्ट में, उन्होंने उस चीज़ को भी बीच में जो है क्या लें कि पास्ट को भी लेके आए कि उन्होंने उस चीज़ के ऊपर जो है वर्कआउट किया और उनको उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी रही। उनके ऊपर प्लान जो है इम्प्लीमेंट करते रहे, उन कंट्रियों ने ग्रोथ किया, ऊपर आई और वो भाई उन्होंने कह लें कि इस चीज़ को संभाल लिया। उन्होंने जाना कि भाई एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मेरे ख्याल में ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इंडिया जो है मसालों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता रहा, तो वो काफ़ी जो है वो नीचे चला गया उस वजह से। लेकिन नाउ ऑन भाई नीड जो है वो बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं कि वक्त के हिसाब से जो है इंसान में चेंजिंग आती है, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करता है बहुत सारी चीज़ों में, ड्रेसिंग में होगा, उसका रहन सहन, उसका खाना पीना। यहाँ पे कंट्री को उस वजह से देखा जा रहा है और बड़ी बात है भाई हुकूमत जो है और अडानी ग्रुप जो है भाई इस चीज़ को मिलकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्टार्टअप उसका हो चुका है और ये गौरव ठाकुर जो हैं वो वहाँ पे विज़िट करने गए हैं। स्टार्टिंग में बता रहे थे कि नो विजिटर जोन है भाई, यहाँ पे आप नहीं जा सकते और इनको किस तरह पास मिला है इन्होंने मेंशन नहीं किया। लेकिन ये है क्योंकि जर्नलिस्ट भी है, अप्रूवल के बगैर जो है किस तरह अप्रूवल लिया होगा उन्होंने वो मेंशन नहीं किया। बहरहाल वहाँ पे पहुँचे हैं और ये जिस चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं हमें भी लग रहा था, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सारी कंट्रियों ने लगाए हैं, नाकाम हुए हैं, ठीक है, उनका नाम भी मेंशन किया गया और मतलब अमेरिका ने जो है खमियाजा भुगता है इस चीज़ का। उन्हें लगा कि सहरा है, टेम्परेचर ज़्यादा है और वो पहले ही इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, समझदार बंदा समझदार ही होता है, वो दूसरों की गलतियों से सोच सीख लेता है, देखता है कि अगले ने गलती क्या की होगी, क्या कमियाँ होगी। तो जिस तरह उन्होंने नेचर के थ्रू जो है वो बताया ना कि हर चीज़ को मेंशन करके, वो फैल्कॉन था मेरे हाल में जहाज़ जिसको उकाब की तरह, उसकी शेप की तरह जो है वो क्रिएट किया गया, वो बॉम्बर है जो, तो वो जो है उसको इसी तरह क्रिएट किया गया कि नेचर के हिसाब से हो, नेचर के अगेंस्ट ना हो वो चीज़, तो बहुत बेहतर होगा, बहुत आसानी होगी। फिर आप उसमें जो नेगेटिव पॉइंट है, जो कमियां हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। वो गलतियां जो उन्होंने की और उनको भुगतनी पड़ी और इतने बड़े कह लें कि मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वो नाकाम हुए, इतना पैसा जो है वो आपका ज़ाया हो गया। तो यहाँ पे अडानी ग्रुप जो है और हुकूमत जो है वो मिलकर भाई इस चीज़ के ऊपर जो है उन्होंने पूरा फोकस किया, लोगों को लगाया, सर्च की होगी प्रॉपर, उसके बाद उन्होंने ये प्लान इम्प्लीमेंट किए। और एक हमारे जैसा आम आदमी, चले हमारी वो थिंकिंग नहीं है, वो अप्रोच नहीं है, ठीक है, तो वो सोच भी नहीं है इन रियलिटी कि मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम तो घर में लगाएं तो उसको 100 बार सोचेंगे किस तरह करना है, क्या करना है।
तो कोशिश यही होती है, लेकिन एक आम बंदा भी कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत सोच समझ रखता है वो सोचेगा कि यार ये सहरा में लग रहे हैं और मट्टी और धूल और इन चीज़ों का तो भाई होना ही होना, इन चीज़ों तो इन चीज़ों से मैं किस तरह लड़ूंगा। सेकंड थिंग, वो जो नीचे बता रहे हैं ज़मीन जो है वो बिल्कुल नमकीन है और नमक ही है, और वो जो नीचे ग्रिप लगेंगी उसकी, उसको होल्ड करना होगा उन पिलर्स ने, वो किस तरह होल्ड करेंगे। वो तो कह लें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उन्होंने कोई लकड़ी या इस तरह की चीज़ तो यूज़ करनी नहीं है, और वो स्टील यूज़ होगा प्योर, और स्टील को जो है वो कह लें कि जंग आलूद कर देता है, ठीक है। और खारी चीज़ कोई भी होगी, पानी, नमकीन या नमी होगी तो वो ख़राब करेगी उसको, कुछ अरसे बाद जो है वो ख़राब हो जाएंगे, और इतने सालों का प्रोजेक्ट जो है वो डैमेज हो सकता है उससे। तो वो देख रहे हैं इस चीज़ को, और माइनर से माइनर चीज़ को देखा गया। ये वैसे ही याद आ रहा है मुझे कि जैसे पाम आइलैंड जो है दुबई में क्रिएट किया गया, तो लोगों ने कहा कि पानी के ऊपर जो है दुबई जो है वो इसको क्रिएट करे। किस तरह करेगा, पानी के ऊपर तो खड़ी कोई चीज़ नहीं होती, तो पानी किस तरह उसको जो है वो करने देगा। उन्होंने वहाँ पे वो बिल्डिंग्स, घर जो हैं वो क्रिएट करके बता दिए, और स्तर कर दी ज़मीन, इस तरह रहने के काबिल कर दी, और इतनी खूबसूरत क्रिएट की। ये कह लें कि इंजीनियर का एक कह लें कि तोहफा था। और यहाँ पे भी वो चीज़ें जो हैं माइनर से माइनर चीज़ें उन्होंने इंसानी बॉडी के साथ रिलेटेड की, और इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से एग्जांपल दिया। बड़ा ज़बरदस्त तरीका था कि उनको मेंशन किया 4-5 चीज़ों को, और उनको इस चीज़ से रिलेट किया कि जैसे इंसान की इम्यून सिस्टम होता है, बोन्स होती हैं, ठीक है, आर्टरीज होती हैं, वो किस तरह काम करती हैं, किस तरह वर्क करती हैं एक इंसान में, और ये सिस्टम भी वैसे ही वर्क करेगा, वो नेचर के अगेंस्ट नहीं होगा, नेचर के साथ होगा, तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत हल्का रहेगा, और इन अ ईज वे लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करता रहेगा। और हम ये नहीं चाहते कि जो है आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट या थोड़ा प्रोजेक्ट भी डैमेज हो, कहीं ना कहीं बंद हो, क्योंकि वो बंद होगा तो कह लें कि एक स्टेट जो है वो पूरा अंधेरे में जा सकता है। हम ये नहीं चाहते। तो 2012 का मेरे ख्याल में मेंशन किया कि वो भुगत चुके हैं इस चीज़ को, वो फेस कर चुके हैं इस चीज़ को। और सबसे डैमेजिंग चीज़ जो बीच में लगी ना मुझे, वो लोगों का, चलें जो आउटडोर काम कर रहे थे दुकानों के ऊपर या कुछ ऐसा था, उनका चल जाता है, लेकिन जो खासकर हॉस्पिटल्स में जो चीज़ें हैं, वेंटिलेशन के ऊपर वो चीज़ें लगी होती हैं, लोग बाकायदा उसके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में लाइट बंद हो जाना, ब्लैकआउट हो जाना, भाई बहुत खतरनाक है। इंसानी जान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है भाई। आप फिर स्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे, फिर आप अपने आप को ग्रो कर लेंगे, कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, आप फिर उसी जगह पे आ ही जाएंगे, लेकिन इंसानी जान जाएगी तो उसकी कीमत जो है वो आप अता नहीं कर सकते, उसको रिवर्सिबल जो है वो नहीं कर सकते आप, वो आपके हाथ में नहीं है। तो कितना बड़ा गैप पड़ जाता है इस चीज़ के ऊपर, और लगता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी कोई नहीं यार, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आजकल की उन्होंने बता दी है हालत, और हमें भी पता है कि हम हर एक चीज़ से रिलेटेड हैं, और वो चीज़ जो है एनर्जी से रिलेटेड है। वो एनर्जी के बगैर जो है वो चलती नहीं। आने वाले वक्त में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वो बाइक्स हों, कार्स हों, हर चीज़ जो है वो उनमें भाई वो लिथियम बैटरीज हैं। उनको क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए भाई, उनको करंट जो है अपना आपने प्रोवाइड करनी है, और आपके पास जो है ये सोर्स कम है। लेकिन इंडिया इसके बारे में सोच रहा है, इंडिया साथ में ये भी सोच रहा है। मुझे कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी लगता है कि इन चीज़ों के बारे में जो ध्यान करते हैं ना, छोटी छोटी माइनर चीज़ें, दुनिया के साथ जो है मिल के चलने की कोशिश, स्ट्रगल करने की कोशिश, वो मुझे अच्छी लगती है कि एक कंट्री जो है उस तरफ भी लड़ रहा है, वो भी चीज़ें भी कर रहा है, लेकिन वो अपने उन हालात को भी देख रहा है जो आने वाले वक्त में उनको फेस करने पड़ेंगे, क्या वो कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है भाई, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हो। मैं चाहता हूँ कि भाई कामयाब हो, और हमारे भी अवाम ने खुद प्रोजेक्ट लगा लिए हैं, जोक सारा पार्ट, लेकिन क्या करें, जिन लोगों के पास सख्त है, पैसा है, वो भाई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि घर के ऊपर आप देख ले, पूरा फैसलाबाद जो है सैटेलाइट इमेज शेयर की है किसी ने, वो रियलिटी बेस्ड चीज़ है, और एक गोरे ने अपने जो है पेज के ऊपर लगा दिया, उसने कहा है कि चमकता हुआ पाकिस्तान का फैसलाबाद। तो फैसलाबाद में छत के ऊपर पैनल्स ही नज़र आ रहे हैं, वो छत, उन्होंने पुरानी सैटेलाइट इमेज और नई इमेज का जो है वो कंपैरिजन किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया उधर बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, इधर पाकिस्तानी अवाम जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। छतों के ऊपर टोटल जो है, पहले छत नज़र आती थी थोड़ी बहुत, तो इधर उधर एक दो प्लेट नज़र आ जाती थी, अब टोटल प्लेट्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे। और ये चीज़ क्यों हुई है, क्योंकि एनर्जी की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा है, मिल नहीं रही,
बिल्कुल ना होने के बराबर है, डैम बनाए नहीं गए। तो ये चीज़ें अब आकर तंग कर रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि ओहो ये तो फ्यूचर प्लान थे, उस वक्त किए थे तो उस वक्त ही मुकम्मल होने चाहिए थे, अब हम किस तरह करेंगे, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तो भाई जो है देख लें, एक कंट्री जो है आपके साथ ही चला था इन अ सीरियस नोट। अब देख लें वो कहाँ पे और आप कहाँ पे हैं। फिर लोग कहते हैं कि वो भारत जो है वो कुछ नहीं कर रहा, भारत तो ये और वो। यहाँ के तो लोगों ने वो चूरन चाटा हुआ है कि मतलब कश्मीर अभी भी वो मर रहा है और सिचुएशन में है। तो बहरहाल लोगों की थिंकिंग है, हम लोग जो है वीडियोस देखते हैं, हमें पता चलता है कि भाई भारत जो है एक और कदम जो है वो उठाने जा रहा है, उसने स्टार्टअप कर दिया है। होप फॉर अ गुड, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल जी, सेम ओपिनियन है। और लेकिन ये है कि हमने देखा था कि इंडिया जो है वो पहले वाटर पे भी जो है वो एक बनाया, सारा सिस्टम बनाया था, वो भी हमने वीडियो की थी। और उस वक्त भी हम देख रहे थे कि किस तरह जो है उसको मैनेज किया जा रहा है, किस तरह जो है वो सारा चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है, बैटरीज में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुंचाई जा रही है। तो वो इंडिया जो है वो बहुत आगे की सोच रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है आने वाले वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, एनर्जी की। तो जो इन्होंने शुरू से जो समझाया है, आम बंदा भी अगर देखेगा ना तो उसको भी समझ आ जाएगी कि ये एनर्जी इतनी ज़रूरी क्यों है। तो इसको जो है वो रिसोर्सेज मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो हासिल करना और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना, या जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो लेना, तो मतलब कि ये चीज़ें जो हैं वो आम बंदा भी समझ जाएगा। जिस तरह के इन्होंने आसान से लफ्ज़ों में जो है शुरू में पूरी डिटेल के साथ समझाया कि क्या चीज़ की ज़रूरत होती है एनर्जी की। हमने जो है उस वक्त एनर्जी पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो गोरे लोग हैं उन्होंने, यूरोप है, जर्मनी है, मतलब उन्होंने जो अपना एनर्जीज पे जो है वो पहले से ही जो है गौर करना शुरू कर दिया। किसी ने कोयल ख़रीदना शुरू कर दिया, किसी ने जो है वो अपना पेट्रोल जो है वो किसी पे, मतलब अमेरिका की बात करें, उनके अपने भी हैं लेकिन उन्होंने कब्जे भी करने शुरू कर दिए वो, क्योंकि अमेरिका जो है वो समझता है कि आगे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है तो वो जहाँ जहाँ जो अगर किसी एनर्जी का जो है वो ज़खायर नज़र आते हैं तो फिर जो है वो वहाँ पे छापे मारता है और लूट के लेके जाता है। सीरियसली कहूँगा, छापे ही कहूँगा ना इनके। जिस तरह वेनेजुएला से कहा, ईरान पे कहा, तो लेकिन ईरान ने आगे सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे तो वो झड़प हो गई। और बहरहाल इंडिया जो है वो भाई अपने फ्यूचर का सोच रहा है, क्योंकि इंडिया को आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बिजली की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी पड़ भी रही है, क्योंकि वो बिल्डिंग्स उनमें पहुंचाना, वो जो इन्होंने बोला कि 600 मिलियन जो है अपना लोगों की जो है बिजली कट हो गई थी और 600 मिलियन लोग जो हैं वो स्टक हो गए थे उस वक्त 2012 में। मतलब कि आधी आबादी मेरे ख्याल में जो है वो इंडिया की, मैप में बता रहे थे बिल्कुल, वही ना, आधी आबादी जो है वो इंडिया की जो है ब्लैकआउट में उस वक्त 8 घंटे रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं इंडिया में अब, ये बड़े एक किस्म के समझ लें कि आने वाले वक्त में इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। रिन्यूएबल जो है वो एनर्जी जो है वो हासिल की जा रही है अपना। उसके बाद विंड पावर, विंड टर्बाइन जो है उसके ज़रिए और सोलर पैनल के ज़रिए जो है वो एनर्जी यहाँ पे इस नाम क्या है इस खेवड़ा ही है ना शायद, खेवड़ा नहीं, खेवड़ा है मेरे, खेवड़ा राजस्थानी है ना। हाँ खेवड़ा, वो अपना सहरा में जो है वो ये सारा कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कुछ मुश्किलात थी, उनका हल पहले जैसे कि उन्होंने पिछली वीडियो, मतलब पिछले जो जिन्होंने बनाया वो सारा कुछ इन्होंने बताया कि पहले भी जो है वो इस तरह कुछ मुल्कों ने बनाया लेकिन वो बंद करना पड़ा उनको। लेकिन इंडिया ने जो है वो उस चीज़ को ध्यान में रखा कि अगर सहरा में बना रहे हैं तो ज़ाहिर 50 डिग्री से भी ज़्यादा जो है वो अपना टेम्परेचर पड़ेगा, इतनी धूप आएगी ऊपर से, तो फिर जो है वो ये ख़राब होने का भी खदशा है। तो इन्होंने जो है वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखा। सफाई की जो है वो ज़ाहिर धूल मिट्टी आ जाती है, अब इतनी को इकट्ठा सफाई करना अगर पानी से करेंगे तो कितने हज़ारों लीटर जो है वो पानी जो है वो ज़ाया होगा।
तो इसलिए इन्होंने वो भी छोड़ के जो है वो जो ये ऑटो सिस्टम लगाया है ना इन्होंने, तो रोबोटिक, यकीन करें ये ठीक है और ये ज़बरदस्त भी है और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगा है। उसके अलावा जिन पिलर्स पे खड़ा किया है, क्योंकि नमकियात होती हैं, उन पिलर्स को भी जो है कवर किया गया पत्थरों के दरमियान, वो भी एक अच्छा सिस्टम था। तो पूरे जो है वो इंडिया को ये यहाँ से एनर्जी जो है वो देने की जो है बात हो रही है, और भी वाटर पे जो है वो प्लांट लगे। उसके अलावा भी इंडिया जो है वो लगा रहा है, एक खुले मैदान में लगाया है, वो भी हमने देखी थी वीडियो थोड़ी सी। तो इंडिया भाई इस पे अब जो है वो वर्क कर रहा है कि आने वाले फ्यूचर में जो है जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसको अभी से ही हासिल कर लिया जाए, ताकि कल को हमें कोई मुश्किलात ना पड़े। जिस तरह के पहले हमने नहीं किया तो बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इंडिया ने उस चीज़ को सीखा और अपने माजी से कुछ सीखा और अभी उस पर इम्प्लीमेंट किया। अभी आगे आने वाले फ्यूचर को बेहतर करने के लिए ये सारा कुछ इंडिया जो है कर रहा है और बहुत अच्छा है जी भाई। आप लोगों के लिए सहूलत के लिए एक और चीज़ जो है वो तैयार हो रही है, अच्छा लगा जी देख के। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपने घर पे बनाने जा रहा है, हर चीज़ के साथ ही अवेलेबल हो और हमें जो है निर्भर ना होना। पहले नहीं, अभी तक तो जो है ये सोलर जितनी भी प्लेटें आ रही हैं उनके जो सेल हैं वो अभी बाहर से इंपोर्ट कर रहा है वही ना, इंडिया। चाह रहा है कि यहाँ पे तो वो अगर इंडिया में बनते हैं तब जो है वो ज़्यादा फायदा हो जाएगा इंडिया को, लेकिन अभी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए इंपोर्ट जो है वो कम नहीं हो पाएगी। वही ना, जिस तरह वो मतलब डीजल, पेट्रोल और दूसरी चीज़ें लेनी पड़ती थी, इसी तरह अब सोलर की अगर डिपेंडेबल हो गया तो सोलर की सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अगर उस पे भी गौर करेगा इंडिया, ज़रूर करेगा ज़ाहिर है, और अपने मुल्क में वो चीज़ें तैयार करेगा और फिर इंपोर्ट जो है कम हो जाएगा। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, आप लोगों को मुबारकबाद। और इसमें कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। इनके रिलेटेड वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ वो हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या रखिएगा वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।